जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर ओ में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसान हैं और तो वीडियो पोस्ट करके आपको अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा रिटेन बाय अबुल फजल। तो देखिए, ये इसमें जो ऑप्शन है सिपाह आबादी, सुलह कुल, मंजिल आबादी और आईने अकबरी। तो एक 7th क्लास के बच्चे को भी ये पता है कि इसका आंसर आईने अकबरी है, बिकॉज ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से ही स्टार्ट हो जाता है कि अकबरनामा जो एक बायोग्राफी है वो अबुल फजल ने लिखी है और ये आईने अकबरी, इसका थर्ड पार्ट जो आईने अकबरी कहलाता है ना। और ये अकबर के राजपाट से संबंधित है, तो आप जानते हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन इवेंट्स को लगाना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ एक्सप्लेन करने को ज़्यादा है नहीं इसमें, बट मैं आपको कुछ काम की बातें बताता हूँ। देखिए, जो अगस्त ऑफर है वो अगस्त में ही आया, लेकिन किस साल आया? तो 1940 में। 1940 में एक ब्रिटिश प्रपोजल, ताकि भारतीयों की सहायता ली जा सके, इंडियन कोऑपरेशन लिया जा सके ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस वजह से अगस्त ऑफर लाया जाता है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, एक तरह का ऑफर दिया जा रहा है बाय ब्रिटिशर्स टू इंडिया। और इसमें यही बात रखी गई कि अगर भारतीयों का साथ मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम एक्सपैंड करेंगे और पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझ आया। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आप जानते हैं 1942 में आता है भारत, मार्च 1942 में, और स्टेफोर्ड क्रिप्स इसको हेड कर रहे होते हैं और ये कहते हैं हम डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे। तो उसी पर नेहरू जी कहते हैं डोमिनियन स्टेटस तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, आप किस ज़माने में जी रहे हो। एंड 1942 में जब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, उस टाइम आप कह रहे हो हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। तो ये होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस आता है, और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में होता है, और ये वेवेल डिस्कस करते हैं कि एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, और डिफरेंसेस के कारण, मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस के कारण खास तौर से ये सक्सीड नहीं हो पाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद कैबिनेट मिशन प्लान है, जो कि 1946 में आता है, और इसी में जो पावर है, पावर का ट्रांसफ़र है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन है, ये चीज़ें यहाँ से डिसाइड हो जाती हैं। तो अब तो आप आसानी से लगा लोगे, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द टाइटल ऑफ यामीन उल खिलाफत एंड नसीर अमीरुल मोमिनीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, अलाउद्दीन खिलजी। ये एक टफ क्वेश्चन है और इतना प्रिपेयर करके जा पाना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये हमारे रूटीन सोर्सेज में डिस्कस नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ यामीन उल खिलाफत का मतलब क्या है। देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस टाइटल को अडॉप्ट किया था और इसका मतलब है राइट हैंड ऑफ द कैलिफेट। यामीन का मतलब राइट हैंड होता है। ठीक है, तो राइट हैंड ऑफ द कैलिफेट के रूप में इसने खुद को डिक्लेयर करा, और ये जो टाइटल है इनके कॉइन वगैरह में भी यूज़ किया गया, और ये प्रीवियस जो प्रैक्टिसेस थे उससे थोड़ा अलग था। और बहुत सारे टाइटल इसने और भी अडॉप्ट करे, जैसे सिकंदर सानी आपने सुना होगा। सिकंदर सानी का मतलब सेकंड अलेक्जेंडर, कि हम मैं सेकंड अलेक्जेंडर हूँ, इस तरह से खुद को अलाउद्दीन खिलजी ने बताया। इसके अलावा नासिर अमीरुल मोमिनीन भी एक टाइटल था जो इसने अडॉप्ट करा। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का बैटल कब लड़ा गया। तो इन क्वेश्चन में कितना ही टाइम लगेगा। उसके बाद फिर से देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, तो है भी बहुत आसान वाले, जैसे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट और माउंटबेटन प्लान। तो ये हम सभी जानते हैं कि इनका आंसर क्या होना है। ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन है 1942 में आता है, और सॉरी, कैबिनेट मिशन पहले लिखा है इन्होंने, तो कैबिनेट मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, और माउंटबेटन प्लान 1947 में। तो अच्छा, दो आगे 1942 वाले। तो देखिए, क्रिप्स मिशन मार्च में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त में। तो इस हिसाब से हम काफ़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। पहले 2 आएगा, देन 3 आएगा, फिर 1 आएगा और 4 आएगा, है ना। 2, 3, 1, 4, आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये भी क्वेश्चन जो है PYQ से सॉल्वेबल है। अगला देखिए, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ओनली 1। तो वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, उनके लिए मैं क्या ही बगल में सोर्स रखूँ, आप जानते ही हो। उसके ये क्वेश्चन देखिए, इक्ता, महरोसा, खालिसा और सिख।
CAPF में पूछा था इन्होंने कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो खालिसा सही था, मतलब इन्होंने गलत पूछा है, तो गलत। मौजा जो है रेबेलियस टेरिटरी नहीं है, ये गलत था, ठीक है। मौजा तो सिंपल एक विलेज को कहते थे, तो खालिसा सही है। तो विलेज हुज इनकम वेंट डायरेक्टली टू स्टेट ट्रेजरी, तो एक तरह का गाँव होता था, एक लैंड होता था, है ना। तो यहाँ अगर खालिसा हम देखें तो ये कह रहा है विलेज, एक विलेज है जिनका इनकम स्टेट ट्रेजरी में जा रहा है, तो ये एक तरह का पोर्सन है कि लैंड है अंडर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम देख पा रहे हैं कि स्टेट ट्रेजरी में ये पैसे जा रहे हैं, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर का लैंड है। तो जैसे ही आप इसे मैच करोगे सी को 2 के साथ, आप देखोगे एक ही आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो PYQ यहाँ भी काम कर रहा है। बाकी भी पूछा गया है। इक्ता आप जानते हो, बताने की नीड क्या है, लैंड रेवेन्यू को इक्ता कहते हैं, यहीं से इक्तादारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। देन महरोजा है जो कि प्रोटेक्टेड टाउन था, और जो सिख है वो पोर्सन है, और जो सिख को होल्ड करता है वो सिखदार कहलाता है, ठीक है। तो ये PYQ से काफ़ी आसानी से डुएबल था। अगला देखिए, किस कंट्री ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करा। तो देखिए, जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है ये फ्री इंडिया के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट है, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में 1943 में स्टैब्लिश किया था कि भारत को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस दिलाई जाएगी। और जर्मनी कह रहे हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इटली, इन 4 ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो इंडोनेशिया जो है इसने नहीं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करा था, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को। बाकी ऑप्शंस फिलीपींस, इटली और जर्मनी ने रिकॉग्नाइज किया था। देखिए, इसका लॉजिक बहुत आसान है। जो इंडोनेशिया है ये डच कंट्रोल में था, और उस टाइम पे जैपनीज ऑक्यूपेशन था, लेकिन ऑफिशियली आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को इसने रिकॉग्नाइज नहीं करा, और कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन भी नहीं था। इसके अलावा अगर हम देखें जर्मनी, तो आप जानते ही हो जर्मनी का कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला था सुभाष चंद्र बोस जी को, क्योंकि ये एक्सिस एलाय था। और फिलीपाइंस भी हम देखते हैं कि ये भी जैपनीज इन्फ्लुएंस में था, और जो इटली है ये भी फासिस्ट के अंदर था उस टाइम पे, मुसोलिनी के अंदर, तो इसका भी सपोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से मिला था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है आई गेस जो थोड़े अच्छे हैं, बाकी के क्वेश्चन सुपर इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, पूर्ण स्वराज, तो ये रटा हुआ है सबको। पूर्ण स्वराज का मतलब लाहौर सेशन 1929, रावी नदी के तट पर नेहरू जी की अध्यक्षता में ये कहा गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट बिगिन विद अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन एट द टाउन हॉल कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 7 अगस्त 1905। तो 1905 के 7 अगस्त को ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में टाउन हॉल कलकत्ता में। और उसके बाद आप जानते ही हो कि जो बंगाल पार्टीशन है वो अनाउंस होता है 16 अक्टूबर को। तो ये दोनों डेट के बीच डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 16 अक्टूबर किस लिए जाना जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का कलकत्ता टाउन हॉल में। तो दोनों फैक्ट्स में डिफरेंस है। ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट के रूप में एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त में, और यहाँ पे फाइनली प्रोक्लेम कर दिया गया था स्वदेशी मूवमेंट को। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी किनको हरा करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते। तो स्पेक्ट्रम वगैरह जहाँ भी आप हमारे समग्र कोर्स को भी फॉलो करोगे वहाँ भी हमने डिस्कस किया है कि पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं। और ये आप जानते हो कि गांधी इस पर काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, और 1939 का ये त्रिपुरी सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी री इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, और पट्टाभी सीतारमैया ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जिनको गांधी जी ने सपोर्ट किया होता है, ठीक है। और इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जी इस इलेक्शन को जीत जाते हैं, और सीतारमैया की हार होती है। तो इसमें गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी ये कहते हैं कि जो पट्टाभी का डिफीट है वो मेरा पर्सनल डिफीट है ना। और इसके बाद फिर तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी पट्टाभी सीतारमैया को हराते हैं 1939 में। सो आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ, ये भी आप जानते हो, इसका सोर्स बताने की नीड नहीं है, हर जगह पे कवर्ड आपको मिल जाएगा हिस्ट्री बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेवतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी और तालुकदारी, ये 4 हमें दिए गए हैं, और आपको उन मैच करना है कि किस एरिया में पर्टिकुलरली अप्लाई किए गए थे। तो रेवतवाड़ी मद्रास में सही है, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, महलवाड़ी नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में, ये तीनों सही है। बट जो तालुकदारी बॉम्बे कह रहे हैं ये गलत है। तालुकदारी जो है खास तौर से हम देखते हैं कि अवध वाले रीजन में देखने को मिलता है, और नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में, ना कि बॉम्बे में, ठीक है। और इस सिस्टम के तहत जो तालुकदार होते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और इंटरमीडियरी के जैसा एक्ट करते हैं। बाकी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस पर सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, और हमने इस पर 30 से ज़्यादा PYQs डिस्कस किए हैं। तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर लेंगे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा ये टॉपिक। ये क्वेश्चन तो ईजी है, बट इससे टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं,
ठीक है। और बैच में तो खैर आपको रेवतवारी पे ही 20-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे PYQs के। ऑल आवर पीपल शुड क्रिएट द गुड डीड्स फ्री फ्रॉम ऑल डिजास्टर, एन्जॉय द जॉय विथ माइंड्स अनपोल्यूटेड विथ जेलसी। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी हमारी जनता है उन्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, हर तरह के डिजास्टर से दूर रहना चाहिए और बिल्कुल बिना जेलसी के साथ अनपोल्यूटेड माइंड के साथ जॉय एन्जॉय करना चाहिए। तो ये कहना था अशोक का। ये क्वेश्चन तो NCERT के रेफरेंस में नहीं है, बट आप आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अशोक के कोटेशन से संबंधित होते हैं और एक प्रॉपर तरह की आइडियोलॉजी देखने को मिलती है जिसमें जनता की खुशी को ऊपर रखा जाता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप जानते ही हो 1885 में बॉम्बे में पहला सेशन होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। कुषाण, पुलकेशिन सेकंड, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो देखिए हर्षवर्धन की बात करते हैं, किस डायनेस्टी से थे ये। देखिए आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर आपने यूट्यूब के लेक्चर फॉलो किए हैं, बैच में हो अगर आप, या आपने सेल्फ स्टडी भी करी है, तो ये चीज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए। हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी से थे, या पुष्यभूति डायनेस्टी कहते हैं, पहली चीज़। दूसरा, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 7th सेंचुरी के थे। तीसरा, इनका कैपिटल पता होना चाहिए जो कन्नौज थी, है ना, कन्नौज थी। और ये 3 बातें पता होने के बाद सकाल उत्तर पथनाथ कहते हैं इन्हें। देखिए सकाल का मतलब लॉर्ड होता है और उत्तर पथनाथ, पथ का मतलब रास्ता, है ना, नॉर्थ। तो नॉर्थ इंडिया का जो कंप्लीट एंटायर नॉर्दर्न रीजन है, इनके लॉर्ड के रूप में इन्हें जाना जाता है। और ये दिखाता है कि इनकी नॉर्थ इंडिया में बहुत ही शानदार पॉलिटिकल डोमिनेंस थी। और ये बात सच भी है, नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन की बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल डोमिनेंस थी, बट साउथ इंडिया में नहीं थी। इसी वजह से इनका पुलकेशिन सेकंड के साथ बैटल होता है। आप कॉमेंट करके बताइए कि कौन सा बैटल होता है, जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताइएगा उसके बाद, इसे डिफीट करने के बाद कौन सा टाइटल लेते हैं पुलकेशिन सेकंड। 10 कह रहे हैं पुलकेशिन सेकंड। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, है ना, काफ़ी इजीली आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। और वो ये कि पुलकेशिन सेकंड को दक्षिण पथेश्वर कहते हैं, है ना, जैसे इसे सकाल उत्तर पथनाथ कहते हैं वैसे इन्हें दक्षिण पथेश्वर कहते हैं। दक्षिण पथेश्वर मतलब सदर्न रीजन ऑफ इंडिया को रेफर करता है, और ईश्वर मतलब आप जानते हो लॉर्ड, तो लॉर्ड ऑफ द सदर्न रीजन। और पुलकेशिन सेकंड ने बहुत सारा सदर्न पेनिनसुला का एरिया कनकर करा, इस वजह से इन्हें दक्षिण पथेश्वर कहते हैं। और दोनों का टाइम पीरियड सेम है जैसा कि मैंने आपको बताया। चालुक्य डायनेस्टी से पुलकेशिन सेकंड थे। तो ये 3 है और ये 2 है। तो 3 और 2 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो आई गेस आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन ए। बाकी आप जानते हो समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे वॉरियर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और पोएट और म्यूजिशियन भी थे, है ना। और इनफैक्ट आप देखते हो कि इनके जो कॉइन्स मिले हैं उनमें भी वीणा बजाते हुए इन्हें देखा गया है। तो ये बात है। और कुषाण को देवपुत्र कहते हैं। तो कुषाण को देवपुत्र क्यों कहते हैं? बिकॉज देखिए जो कुषाण डायनेस्टी है वो एक सेंट्रल एशियन डायनेस्टी थी, 1st से 3rd सेंचुरी AD के बीच देखने को मिलती है। तो कुषाण ने ना देवपुत्र का टाइटल अडॉप्ट करा, यानी सन ऑफ द गॉड। और ये जो टाइटल है चाइनीज़ प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस था। तो इन्होंने खुद ने मतलब एक डिवाइन स्टेटस लिया हुआ था कि जैसे जो राजा है उसे डायरेक्टली भगवान का सपोर्ट होता है, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एट बॉम्बे। तो अभी रिसेंटली मैंने यूके पीसीएस का पेपर एनालाइज किया था, आई गेस 2 सप्ताह पहले। इसमें क्वेश्चन था ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बारे में। तो ये टफ क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था इसमें, जिसमें आपको 2-3 टॉपिक तो बहुत बार रिपीट कर करके ये पूछ रहे हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, है ना। ये कंप्लीट पेज था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब इस्टेब्लिश होता है ना, और इसके किस तरह से ये इनका 2 फैक्शन बन जाता है। बेसिक बात थी, पहला ही लाइन था कि लाल लाजपत राय जी इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बट टफ क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। क्या क्या है देखिए, फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किन्होंने क्रिएट करा? NM जोशी जी ने। और अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो ये बॉम्बे में 1920 में इस्टेब्लिश होती है और फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं लाल लाजपत राय जी। समझ आ रही है बात? तो हम किसके साथ जाएंगे? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ, है ना। लाल लाजपत राय जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अगला सवाल देखिए,
हु एस्टैब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस विच लाटर इमेज एज द फोकल पॉइंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो हिंदू कॉलेज किन्होंने एस्टैब्लिश किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं, स्वामी दयानंद जी ने नहीं, मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं, एनी बेसेंट जी ने। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप देखो यूके पीसीएस में भी पूछा गया था जिसकी मैंने एनालिसिस की थी, तो उस टाइम भी मैंने यही सेम चीज़ें बताई थी आपको। तो स्टेट पीसीएस के रिसेंट वाले पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। अगर इन वीडियो लेक्चर को देखने के बाद भी आप पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो यू आर फूलिंग योर सेल्फ। तो सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की जो ये बात कह रहे हैं वो किन्होंने इस्टेब्लिश करा? तो एनी बेसेंट ने। और उसके बाद फिर आप देखो तो सीडीएस में भी पूछा गया था कि सेंट्रल हिंदू स्कूल को फाउंड किन्होंने किया बनारस में, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी आंसर है क्योंकि क्वेश्चन सेम है। इसके बाद आप ये देखो जिसमें इन्होंने पूछा कि ब्रिटिश एम्पायर ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहाना देकर किस स्टेट को शामिल नहीं किया था? कर्नाटक, नागपुर, झांसी और सतारा। तो इसका आंसर कर्नाटक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और हाल ही में मैंने 70th री एग्ज़ाम वाले हिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा एरिया अनेक्स नहीं था, है ना। मैंने पूरी आपको लिस्ट बताई थी। तो सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, बाहात है, उदयपुर है, झांसी है और नागपुर है। तो ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, सारा जग संभल गया ऐसे करके आप याद रख सकते हो। सतारा है, फिर उसके बाद संबलपुर है ना, जैतपुर है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर क्या बनता है? कर्नाटक, बिकॉज नागपुर, झांसी और सतारा इंक्लूडेड थे। तो यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में भी। फर्स्ट एनेक्स स्टेट कौन सा था? तो फर्स्ट एनेक्स स्टेट आपको याद रखना है सतारा है ना, सतारा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले, ये सिंपल नेचर के हैं जनरली। और अगर आप इसे एक बार समझ लेते हो, जो कि मैंने कई बार आपको बताया, तो यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, यूके पीसीएस के एनालिसिस वाले पेपर में भी मैंने बताया, और अलग से भी इस पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और बैच में तो भी सेपरेट फोल्डर में आप देखोगे, वहाँ भी वीडियो मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज्ड अंडर डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो पहला स्टेट क्या था? सतारा था। तो एमपी पीसीएस में भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, बट मैंने कुछ रेलेवेंट वाले क्वेश्चन लिए थे। ये क्वेश्चन देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और कंटेंट, विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम पीटक और महावंश पीटक। तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाली वीडियो से ली है। और उस वीडियो में मैंने आपको एक वादा किया है, वो ये कि इस वीडियो से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के सारे क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट टैकल कर सकते हो। और ये बात सच भी साबित होती है टाइम टू टाइम। सिविल सर्विसेज में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया, और उसकी भी वीडियो और कहाँ से वो क्या था वो चीज़ भी मैंने डाल रखी है, तो आप उन्हें भी ज़रूर रेफ़र करिए अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, त्रिपीटक, त्रि का मतलब 3 होता है और पीटक का मतलब होता है बास्केट। तो ये 3 बास्केट हैं, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। सुत्त पीटक के अंदर क्लासिफिकेशन में दिग्ध निकाय है, मझिमा निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजन पद का जिक्र है, देन खुद्दक निकाय है। तो ये ना बुद्धाज के सरमन और टीचिंग हैं, यानी जो गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी वो सुत्त पीटक के अंदर आता है। कैसे याद रखोगे? देखो, सूत्र को सुत्त कहते हैं। आप जानते ही हो कि जो पाली भाषा है उसमें जो संस्कृत के टर्म है उसे सिंप्लीफाई किया गया है ना। तो इस तरह से जो सूत्र है उन्हें सुत्त कहते हैं। तो इसमें जो सूत्र दिए गए हैं बुद्धा के द्वारा वही इंक्लूडेड है। तो क्या हम कुछ डिकोड कर पा रहे हैं? हाँ, सुत्त पीटक यानी बुद्धाज टीचिंग। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बुद्धाज के सरमन और टीचिंग्स का इंक्लूजन है। तो बी जाएगा सेकंड के साथ। अच्छा, सवाल ही काफ़ी आसान है, आंसर निकल के आ गया है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, विनय पीटक की अगर हम बात करें तो ये गवर्निंग रूल्स है ना। विनय का मतलब आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, नियम वगैरह से जुड़ा हुआ है ना। तो कैसे क्या रूल्स वगैरह अपनाए जाएंगे, तो A3 के साथ जाएगा, तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। बाकी भी देख लेते हैं। अभिधम पीटक जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से डील करता है, तो ये जो ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी है, वो जाएगा फिलोसॉफिकल मैटर के साथ। और महावंश पीटक जो है वो रीजनल हिस्ट्रीज है बुद्धिज़्म की। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे हमने हिस्ट्री में आए हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस तरह से PYQs और NCERTs काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको PDF और अपडेट मिल जाते हैं। और अगर आप समग्र बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके हमारी टीम से पूरी डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।